अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि इवैल्यूएशन आपने कैसे करनी है और आपने इंस्पेक्शन कैसे करनी है प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी आपने शॉर्ट लिस्ट की है उसको इवैल्यूएट कैसे करना है और उसकी इंस्पेक्शन कैसे करवानी है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई खरीदने के बाद कोई अचानक सरप्राइज आपको ना मिले। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं कि आपने नेगोशिएट कैसे करना है प्राइस के ऊपर और आपने एक अच्छी ऑफर किस तरह से देनी है। नेगोशिएशन एक बहुत अहम स्किल होता है। ये इवन नर्व्स की जंग होती है कि जो सेलर होता है डेफिनेटली उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उस प्रॉपर्टी के साथ, और बायर होता है, बायर अपने इन पे अपना बजट देख रहा होता है, अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देख रहा होता है। तो दोनों को नेगोशिएट करना होता है एक प्राइस के ऊपर, और जितनी आप बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं उतना आपको एडवांटेज मिलता है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से नेगोशिएशन करनी है और किस तरह से आपने एक अच्छी ऑफर देनी है, ताकि वो प्रॉपर्टी जो आप शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं और जो आपको पसंद आ चुकी है वो आप प्रॉपर्टी आप खरीद सकें। तो पहले नेगोशिएशन से पहले आपने एवेल्युएशन के बाद एक दो चीजें और करनी है कि वो जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी है उस एरिया की जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं वो आप किसी तरह से जानने की कोशिश करें। नॉर्मली पाकिस्तान में एक चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस का पता नहीं चलता। लिस्टेड प्राइसेस के पता चल जाता है कि आपको उस एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी जो लिस्ट हुई थी किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, तो आपको जाके उसके प्राइस का पता चल जाता है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी क्लोज किस प्राइस के ऊपर हुई थी वो प्राइस नहीं पता चलती। तो आप थोड़ा सा अगर होमवर्क करते हैं और एक अच्छे रियल्टर को ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो आपकी हेल्प कर देता है, वो आपको बता देता है कि इस एरिया में इस तरह की प्रॉपर्टी पहले क्लोज इस प्राइस के ऊपर हुई है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर मैंने ऑफर देनी है इस प्रॉपर्टी की तो ये रेंज बनती है, बॉटम रेंज भी और हायर एंड साइड पे भी। उसमें आपने अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देख लेनी है कि आपका बजट कितना है और आप बॉटम कहां से आप ऑफर स्टार्ट कर सकते हैं और कहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, और नेगोशिएट किन बेसिस पे करेंगे। मसलन आप कोई भी अगर ऑफर देंगे ना तो उस ऑफर के बेस पे उसके बैक पे एक वर्किंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऑफर वो सेलर पूछता है कि आपने ये ऑफर किस बेसिस पे दी है तो आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए जो आप उनको बता सकें कि ये जो मैंने ऑफर दी है इसके बैक पे ये पॉइंट्स हैं, इस प्रॉपर्टी की लोकेशन, इसकी एज, इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन, और यहाँ पे इस एरिया में जो पहले प्रॉपर्टी सेल हुई है उनकी क्लोजिंग प्राइस, तो उसके सामने रखते हुए आपने ये ऑफर दी है। अच्छा, ऑफर जो आपने देनी है, ऑफर से पहले आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया उसका अंदाजा आपने लगा लेना है कि जो आप ऑफर देने जा रहे हैं आपके पास फंड्स वो अवेलेबल हैं। अगर आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा उनको प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद अगर एक ऑफर आप देते हैं और वो ऑफर जो सेलर है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उससे आपको रिवाइज करना पड़ता है, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं वो भी अपना ऑफर देने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि ये बॉटम लाइन होगी और ये हायर एंड होगा। फिर आपको उस रियल्टर से एक वैल्यूएशन ये भी ले लें, ऑफर देने से पहले ले लें कि मेरी इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लोजिंग कॉस्ट क्या आएगी। क्लोजिंग कॉस्ट से मुराद ये होती है कि आप अगर फाइलर है या नॉन फाइलर है तो टैक्सेस, ट्रांसफर चार्जेस कितनी होंगे, ट्रांसफर फी कितनी होगी, टैक्स कितना होगा, और उस रियल्टर की जो फी होगी उस ट्रांजैक्शन की वो कितनी होगी। तो आपके पास एक क्लोजिंग कॉस्ट की फिगर आ जाएगी कि आपको इतने एडिशनल अमाउंट रखनी है जो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट आएगी उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, और उसके बाद फिर आपने ऑफर देनी है। ऑफर देते हुए एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ऑफर आपने बहुत कम नहीं देनी, रीजनेबल ऑफर होनी चाहिए। जो मार्केट में इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे जो प्राइसेस चल रही हैं उसको सामने रखते हुए एक रीजनेबल ऑफर होनी चाहिए, और उस ऑफर के बैक पे आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए कि मैंने ये ऑफर दी है और मेरे पास ये वैलिड पॉइंट हैं इस लोकेशन के हवाले से, मेरी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के हवाले से और ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए, ताकि अगर कोई सेलर आप पे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मैंने ये ऑफर इन बेसिस के ऊपर दी है। उसके बाद ऑफर जब आप दें तो ऑफर में आप सारे पॉइंट्स मेंशन कर दें। एक प्राइस आप दे रहे हैं कि मैं इस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी खरीदने पे तैयार हूँ, उसके बाद मेरी पेमेंट टर्म्स ये होंगी कि मैं इतनी पेमेंट पहले करूंगा, इतना मुझे टाइम चाहिए होगा। फिर कोई और ऐसी कंडीशन अगर आप साथ अटैच करना चाहें जो आपको महसूस होता है कि वो एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बनती है, कि ट्रांजैक्शन आप वो प्रॉपर्टी इस वजह से खरीदेंगे कि ये चीजें क्लियर हो जाएं, तो आप उस ऑफर में, उस डॉक्यूमेंट में वो मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो ऑफर आप सबमिट कर दें अपने रियल्टर के थ्रू उस एजेंसी को, जो सेलर एजेंसी है। वो रियल्टर जो आपका रियल्टर है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने वैसे
बेसिकली ऑफर उसको देनी है और वो आगे कन्वे कर देगा। और ऑफर बहुत रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत लो नहीं होनी चाहिए, ताकि जो सेलर है उसे आपकी सीरियसनेस का ये अंदाजा ना हो, वो ये समझे कि नहीं ये जो बायर है ये सीरियस ही नहीं है खरीदने में। तो आपकी ऑफर की जो प्राइस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपने विन विन माइंडसेट के साथ प्रोसीड करना है। आपने सेलर का भी ख्याल रखना है कि जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपने अपने आप को उसके शूज में देखना है कि वो बंदा जो प्रॉपर्टी बेच रहा है किसी भी वजह से बेच रहा है, उसे इमरजेंसी फंड्स चाहिए उस वजह से बेच रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी इस वजह से वो अभी बेच रहा है, या कोई भी रीजन हो सकती है। तो आपने विन विन माइंडसेट के साथ ऑफर प्रोसीड करनी है, ताकि आपने उसका भी ख्याल रखना है कि आपको अगर एक अच्छी प्राइस पे प्रॉपर्टी मिल रही है तो जो दूसरा सेलर है वो लूज कोई ना कर रहा हो, वो भी एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हो। तो इस तरह से आपने ऑफर प्रोसीड करनी है। जब आपने ऑफर दे देनी है तो आपने रिलैक्स हो जाना है, आपने इंतजार करना है कि उस पे जो सेलर एजेंसी है या जो सेलर है वो किस तरह से रिस्पांस करेगा। उसकी तरफ से आपके पास रिस्पांस आता है, वो आपके ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो आपको काउंटर ऑफर के लिए कहते हैं कि ये ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी बॉटम लाइन ये है, आप अगर महसूस करते हैं आप दूसरी काउंटर ऑफर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो आपको अगर महसूस हो कि आपने वो दोनों प्राइसेस रखी थी बॉटम और हायर एंड, काउंटर ऑफर देना चाहें तो आप काउंटर ऑफर दे दें, और इस तरह से फिर अगर वो सेलर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये डील लॉक हो जाती है, एक सर्टेन एग्रीमेंट बनता है, आप टोकन मनी रिलीज करते हैं और उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप सबमिट कर देती हैं। तो ये था आज का पॉइंट कि आपने नेगोशिएट किस तरह से करना है, आपने उस सराउंडिंग में प्राइसेस का अंदाजा लगाना है कि वहां पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्या चल रही हैं, ताकि आप बेहतर टॉप पे नेगोशिएट कर सकें। सेलर जब वो प्राइस कोट कर रहा होता है, जो लिस्टेड प्राइस होती है, उसके माइंड में होता है कि जब भी मैं मार्केट में प्रॉपर्टी दूंगा तो जो बायर होगा वो नेगोशिएट करेगा, तो वो भी अपनी एंड पे क्वेश्चन रख रहा होता है। तो आपने नेगोशिएट इस तरह से करना है कि आप जाके उसी प्राइस पे क्लोज हो जो उस वक्त उस मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं। दूसरा, जब आपने ऑफर देनी है तो आपने अपने माइंड में बहुत क्लियर बॉटम लाइन और हायर एंड रख के अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सामने रख के आपने ऑफर देनी है। और थर्ड, अगर कोई उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप ऐड करना चाहें कि इसकी ट्रांसफर फलान डेट को होगी, इतना टाइम आपको पेमेंट के लिए चाहिए होगा, इतना इनिशियल आप पेमेंट करेंगे, या कोई और भी ऐसी कंडीशन आप मेंशन करना चाहें तो उसमें मेंशन कर दें। और आप अगर एक ऑफर दे देते हैं तो उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, उसका इंतजार करें सेलर की तरफ से रिस्पांस का, और उसके बाद फिर जैसा रिस्पांस आता है उसके बेसिस पे फिर दोबारा काउंटर ऑफर दे दें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू नेगोशिएट। आपने नेगोशिएट कैसे करना है और आपने ऑफर किस तरह की देनी है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ये कंटेंट लग रहे होंगे और ये कंटेंट आपके लिए आपका जो फर्स्ट होम बाइंग एक्सपीरियंस है उसमें अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे। आप हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।